आज जिस खबर का हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत के इतिहास का वो पन्ना है जिसे जानबूझकर हमसे छिपाया गया या शायद सही तरीके से कभी बताया ही नहीं गया। जब पूरी दुनिया गुफाओं में पत्थरों से आग जलाना सीख रही थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग आज के न्यूयॉर्क और लंदन को भी शर्मिंदा कर दे। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ शांत हो गया। वो हंसी ठिठोली, वो बाजार, वो खेल के मैदान, सब वीराने में बदल गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दौर में? क्या वो कोई आसमानी आफत थी या फिर जमीन के नीचे से निकला कोई काल? दशकों से विदेशी इतिहासकार हमें तोता मैना की कहानियां सुनाते रहे कि बाहर से कोई आया और सब खत्म कर दिया। लेकिन अब भारत के अपने वैज्ञानिकों ने, IIT गांधीनगर के रिसर्चरों ने उस विश्व के सबसे बड़े रहस्य या फिर यूं कहें कि सच को डिकोड कर लिया है, जो हजारों सालों से मिट्टी की परतों के नीचे दबा हुआ कराह रहा था। हजारों साल पहले भारत की जमीन पर खड़ा वो शहर जिसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी देखकर आज के वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा गया है, आखिर वो रातों रात कैसे गायब हो गया? IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने खोद निकाला पाताल से वो सच जिसने अंग्रेजों और पश्चिमी इतिहासकारों के लिखे झूठ की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। क्या महाभारत के महायुद्ध और सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का आपस में कोई गहरा कनेक्शन है? 5000 साल पुराने इस राज पर से अब पर्दा उठ चुका है। सिंधु घाटी के वो 2000 से ज्यादा शहर जहां नालियां ढकी थीं और मकान पक्के थे, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग अपने ही घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए? ये खोज इतनी बड़ी है कि इसे सुनने के बाद आपको अपनी भारतीय विरासत पर जो गर्व होगा उसका कोई मोल नहीं है। ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों के ढेर की नहीं है। ये कहानी है हमारे और आपके पूर्वजों के उस संघर्ष की, उस क्लाइमेट चेंज की और उस भयानक दौर की जिसने दुनिया की सबसे महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। लेकिन रुकिए, क्या यह विनाश सिर्फ एक अंत था या फिर यहीं से शुरुआत हुई थी उस दौर की जिसे हम महाभारत काल या वैदिक युग कहते हैं? वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो इस पूरी टाइमलाइन को हिलाकर रख देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको उस दौर में चलना होगा जिसे महसूस किए बिना आप इस विनाश के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज से करीब 4500 या 5000 साल पीछे चलिए। ये वो वक्त था जब दुनिया के बाकी हिस्से सभ्यता का मतलब भी नहीं जानते थे। उस वक्त हमारे भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में, जिसे आज हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रूप में जानते हैं, वहां एक ऐसी दुनिया आबाद थी जो आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक पहेली है। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की। ये कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था। इसका दायरा इतना बड़ा था कि इसमें आज का पूरा पाकिस्तान, उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा और अफगानिस्तान के कुछ इलाके समा जाते थे। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कई गुना बड़ी और भव्य थी। सोचिए, उस जमाने में जब यूरोप के लोग जंगलों में भटक रहे थे, हमारे पूर्वज ग्रिड सिस्टम पर आधारित शहरों में रह रहे थे। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जैसे किसी ने ग्राफ पेपर पर नक्शा बनाकर शहर बसाया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात थी वहां का ड्रेनेज सिस्टम। आज हमारे शहरों में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, लेकिन धोलावीरा, राखी घड़ी और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में पानी निकासी का इंतजाम इतना जबरदस्त था कि गंदे पानी की नालियां ढकी हुई होती थीं, जगह जगह मैनहोल बने होते थे और सफाई का स्तर ऐसा था कि आज का स्वच्छ भारत अभियान भी उन्हें देखकर सलाम ठोक दे। वहां के मकानों में ईंटों का साइज एक जैसा था, जिसे इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल कहा जाता है। यह सब उस दौर में हो रहा था जब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। सवाल यह है कि इतना विकसित समाज, जहां व्यापार अपने चरम पर था, जहां के लोग लोथल जैसे बंदरगाहों से जहाजों में भरकर सामान दुनिया के दूसरे कोने तक भेजते थे, वो अचानक राख के ढेर में कैसे बदल गया? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इन शहरों की रफ्तार थम गई? आखिर वो करोड़ों लोग कहां गायब हो गए? ये सस्पेंस अब और गहरा होने वाला है। दशकों तक हमें स्कूल की किताबों में एक थ्योरी रटाई गई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हमें बताया गया कि मध्य एशिया से कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर हमला किया, मारकाट मचाई और इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। यह एक ऐसा झूठ था जिसे अंग्रेजों ने हमें मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए गढ़ा था, ताकि हम यह मान लें कि भारत में सब कुछ बाहर से ही आया है। लेकिन समय का पहिया घूमा और जब विज्ञान की कसौटी पर इस थ्योरी को परखा गया तो यह झूठ ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। खुदाई में मिले कंकालों पर किसी बड़े युद्ध या सामूहिक नरसंहार के निशान उस स्तर पर मिले ही नहीं जो इतनी विशाल सभ्यता को खत्म कर सके। तो फिर आखिर हुआ क्या था? अगर युद्ध नहीं हुआ तो क्या कोई बीमारी फैली थी या फिर कोई बाढ़ आई थी? मोहनजोदड़ो फिल्म में आपने देखा होगा कि एक बड़ी बाढ़ ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन विज्ञान कहता है कि बाढ़ किसी एक शहर को डुबो सकती है,
2 शहरों को डुबो सकती है, लेकिन 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली पूरी की पूरी सभ्यता को एक साथ निगल जाना बाढ़ के बस की बात नहीं है। मामला कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो धीमा था लेकिन बेहद घातक था। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिसने धीरे धीरे खेतों को बंजर बना दिया, नदियों को सुखा दिया और हवाओं में जहर घोल दिया। सन्नाटा पसर गया उन गलियों में जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। वो महान अन्न के भंडार खाली हो गए। ये दुश्मन था प्रकृति का प्रकोप, और इसी प्रकोप की जड़ तक पहुंचने का काम किया है हमारे IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने जो खोज निकाला है वो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 900 साल का श्राप क्या था जिसने सोने की चिड़िया के पर कतर दिया? अब आते हैं उस खबर पर जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों की नींद उड़ा दी है। IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने लद्दाख और आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में झीलों और गुफाओं के अंदर जमा पत्थरों और खनिजों की गहराई से जांच की। आप सोच रहे होंगे कि सभ्यता तो मैदानों में थी, तो जांच पहाड़ों में क्यों? यही तो विज्ञान का कमाल है। पहाड़ों की गुफाओं में जो स्टैलेग्माइट्स, छूने के पत्थर के स्तंभ बनते हैं, उनके अंदर हजारों सालों के मौसम का रिकॉर्ड कैद होता है। यह एक तरह से प्रकृति की हार्ड डिस्क है। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों के केमिकल एनालिसिस में ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की जांच की और जो डेटा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। रिसर्च में पता चला कि आज से करीब 4200 साल पहले, यानी 2200 ईसा पूर्व के आसपास, मानसून ने भारत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया था। 1-2 साल नहीं, बल्कि यह धोखा करीब 200 से 300 सालों तक बहुत गंभीर रहा, और कुल मिलाकर छोटे मोटे टुकड़ों में यह सूखा करीब 900 सालों तक चला। जी हाँ, 900 साल। इसे वैज्ञानिकों ने मेगा ड्रॉट का नाम दिया है। जरा कल्पना कीजिए, जिस समाज की पूरी अर्थव्यवस्था खेती और नदियों पर टिकी हो, वहां अगर बारिश होना बंद हो जाए तो क्या होगा? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो इन शहरों की लाइफलाइन थीं, उनका जलस्तर घटने लगा। जो सरस्वती नदी कभी समुद्र की तरह विशाल होकर बहती थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। IIT की यह स्टडी बताती है कि यह कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। यह एक धीमी मौत थी। पहले फसलें खराब हुई, फिर व्यापार ठप हुआ। जो शहर अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वहां भुखमरी ने दस्तक दी। पानी की कमी ने इन हाईटेक शहरों के सीवेज सिस्टम को बेकार कर दिया होगा। बीमारियां फैली होंगी, और अंत में जब पेट की आग नहीं बुझी तो लोगों ने उन आलीशान शहरों को छोड़ने का फैसला किया। यह पलायन किसी डर से नहीं बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी में हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि जब ये लोग शहर छोड़कर गए तो गए कहां? और क्या यही वो दौर था जब भारत का इतिहास एक नया मोड़ ले रहा था? क्या यही वो समय था जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज रही थी? चलिए इस कड़ी को जोड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महाभारत काल से गहरा कनेक्शन। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां विज्ञान और हमारे धर्म ग्रंथों का मिलन होता है। भारतीय जनमानस में महाभारत केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक इतिहास है। इतिहास यानी ऐसा ही हुआ था। अब जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। IIT की रिसर्च कहती है कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी के शहर खाली हो रहे थे और लोग पूर्व दिशा की ओर यानी गंगा और यमुना के मैदानों की तरफ बढ़ रहे थे। यही वो समय है जिसे कई इतिहासकार और खगोल शास्त्री महाभारत का काल मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और महाभारत काल के बीच के इस लिंक को समझना बहुत जरूरी है। महाभारत में भी एक भयंकर विनाश का वर्णन है, जिसके बाद एक युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। क्या यह संभव नहीं कि जो सूखा और संसाधनों की कमी वैज्ञानिकों ने खोजी है, वही उस राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण बनी हो जिसने महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव रखी? जब नदियां सूखती हैं और जमीन बंजर होती है, तो राज्यों के बीच जमीन और पानी के लिए संघर्ष होना तय है। सरस्वती नदी, जिसका वेदों में बार बार जिक्र है और जो महाभारत काल तक एक विलुप्त होती हुई नदी बन गई थी, बरामसा में जाने का वर्णन, उसका सूखना भी इसी टाइम फ्रेम में फिट बैठता है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि सरस्वती नदी इसी मेगा ड्रॉट के कारण सूखी थी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही महाभारत काल के लोग थे, या फिर महाभारत युद्ध के बाद हुई तबाही और साथ में आई इस प्राकृतिक आपदा ने मिलकर भारत की शहरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और लोग वापस गांवों की तरफ लौटने को मजबूर हो गए? यह थ्योरी इसीलिए भी दमदार है क्योंकि महाभारत के बाद हमें भारत में लंबे समय तक बड़े शहरों का जिक्र नहीं मिलता। लोग छोटी बस्तियों और गांवों में रहने लगे थे। यह डीअर्बनाइजेशन, शहरीकरण का खत्म होना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिंधु घाटी के पतन के बाद हुआ। यानी हमारे ग्रंथ और आज का विज्ञान दोनों एक ही इशारे कर रहे हैं, एक महान बदलाव का इशारा। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो हम आज यहाँ कैसे हैं? हमारी संस्कृति कैसे बची रही? यह जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर पश्चिमी जगत यह नैरेटिव सेट करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन यह शब्द गलत है।
सभ्यताएं मरती नहीं हैं, वे रूप बदलती हैं। IIT गांधीनगर की स्टडी ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि हमारे पूर्वज कितने जीवट और संघर्षशील थे। जब बारिश कम होने लगी और गेहूं जौ जैसी फसलें जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए उगाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी खेती का तरीका बदल दिया। उन्होंने बाजरा, ज्वार और रागी जैसी फसलों को उगाना शुरू किया जो कम पानी में भी उग सकती थी। यह भारत के किसान की वो बुद्धिमत्ता थी जिसने उसे अकाल के दौर में भी जिंदा रखा। वे लोग बड़े बड़े शहरों के ऐशो आराम छोड़कर छोटी छोटी बस्तियों में शिफ्ट हो गए। गुजरात के धोलावीरा से लेकर हरियाणा के राखी घड़ी तक लोगों ने पलायन किया, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। आज भी हम जिस तरह से नमस्ते करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं या फिर मांग में सिंदूर भरते हैं, यह सब सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। दुनिया की दूसरी सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया या सुमेरियन जब खत्म हुई तो उनकी भाषा, उनका धर्म, उनका कल्चर सब मिट गया। आज वहां के लोग अपने पूर्वजों को नहीं पहचानते, लेकिन भारत आज भी वही है। 5000 साल पहले जो हवन कुंड कालीबंगा में जलते थे, वही हवन आज भी हमारे घरों में होते हैं। यह रिसर्च यह साबित करती है कि हम बाहर से आए हुए शरणार्थी या आक्रमणकारी नहीं हैं। हम उन्हीं महान इंजीनियरों, उन्हीं किसानों और उन्हीं व्यापारियों की संतानें हैं जिन्होंने रेगिस्तान में भी जीवन का फूल खिला दिया था। यह 900 साल का सूखा भी हमारी जड़ों को उखाड़ नहीं पाया। हमने गंगा यमुना के दोआब को अपना नया घर बनाया और वहां से फिर एक नई शुरुआत की, जिसने आगे चलकर 16 महाजनपदों और मगध जैसे विशाल साम्राज्यों को जन्म दिया। यह भारत की रेजिलियंस, लचीलापन है जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन दोस्तों, इस रिसर्च ने जितने जवाब दिए हैं उससे कहीं ज्यादा सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अगर सूखा ही एकमात्र कारण था, तो उन जगहों पर मिले कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशन के निशानों का क्या, जिनके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बात करते हैं। हालांकि IIT की स्टडी क्लाइमेट चेंज पर फोकस करती है, लेकिन क्या उस दौर में कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ था जिसका जिक्र महाभारत के ब्रह्मास्त्र के रूप में मिलता है? क्योंकि महाभारत में भी अदृश्य बाणों और ऐसी आग का जिक्र है जो सूरज जितनी चमकदार थी। विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। एक और बड़ा सवाल यह है कि सिंधु घाटी की लिपि को आज तक कोई क्यों नहीं पढ़ पाया। जिस दिन वो लिपि डिकोड हो गई, उस दिन शायद हमें पता चलेगा कि उनके राजा कौन थे, उनकी राजनीति क्या थी और क्या उन्हें पहले से पता था कि कलयुग यानी यह विनाश आने वाला है। IIT के वैज्ञानिकों ने तो मौसम की कुंडली खोल दी है, लेकिन उन दीवारों पर लिखे अक्षरों में अभी भी हजारों राज दफन हैं। क्या पता उनमें किसी ऐसे खजाने का नक्शा हो या किसी ऐसी तकनीक का फार्मूला जो आज की दुनिया को बदल दे। यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है और हर भारतीय के मन में यह सवाल कौंध रहा है कि आखिर हम अपनी ही भाषा को पढ़ने में अब तक नाकाम क्यों हैं। IIT गांधीनगर की यह रिपोर्ट सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि हमारे आज और कल के लिए एक रेड अलर्ट है। सोचिए, 4000 साल पहले जब न कोई फैक्ट्री थी, न गाड़ियों का धुआं था, न प्लास्टिक था, तब भी क्लाइमेट चेंज ने दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यता को घुटनों पर ला दिया था। तो आज जब हम प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमारा अंजाम क्या हो सकता है? वो लोग तो फिर भी पलायन करके गंगा के किनारे आ गए। हमारे पास जाने के लिए कौन सी जगह है? सिंधु घाटी के लोग पानी की कीमत समझते थे। उन्होंने बूंद बूंद बचाने के लिए विशाल जलाशय बनाए थे। धोलावीरा का जल संरक्षण सिस्टम आज के इंजीनियरों के लिए केस स्टडी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी नदियों को नाला बना दिया है, अपने तालाबों को पाट कर उन पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। यह रिसर्च हमें चीख चीख कर कह रही है कि संभल जाओ, इतिहास खुद को दोहराता है। अगर मानसून का पैटर्न फिर बदला, जैसा कि हम आज देख रहे हैं, कभी भीषण बाढ़ तो कभी भयानक सूखा, तो हमारी कंक्रीट की ये इमारतें हमें नहीं बचा पाएंगी। हमारे पूर्वजों ने तो सर्वाइवल का रास्ता खोज लिया था, क्या हम खोज पाएंगे? ये सवाल आज हर उस व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए जो इस धरती पर सांस ले रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस महान भारतीय सभ्यता की जिसे किसी तलवार या बंदूक ने नहीं, बल्कि प्यास ने हराया था। IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने मिट्टी की परतों से जो सच निकाला है, उसने यह साबित कर दिया है कि भारत का इतिहास गुलामों का इतिहास नहीं, बल्कि विजेताओं और सर्वाइवर्स का इतिहास है। हमने प्रकृति के सबसे क्रूर रूप का सामना किया और फिर भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। ये 2.2 अरब बैरल तेल या सोने की खदानों से भी बड़ी खोज है, क्योंकि यह हमारी पहचान की खोज है। सिंधु घाटी की वो सूनी गलियां आज भी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। वो हमें बता रही हैं कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। और वो हमें यह भी याद दिला रही हैं कि हम उस महान सनातन परंपरा के वारिस हैं जो विनाश के बाद भी सृजन करना जानती है। महाभारत का युद्ध हो या सरस्वती का सूखना, भारत हर बार राख से फीनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ा हुआ है। अब बारी आपकी है।
क्या आपको लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और महाभारत काल एक ही थे? क्या आपको लगता है कि हमें अपने इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है, जो अंग्रेजों के चश्मे से नहीं बल्कि विज्ञान और भारतीय दृष्टिकोण से देखा गया हो? और क्या हम आज के क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अपने पूर्वजों की तकनीकों से कुछ सीख सकते हैं? जो भी आपके दिल में हो, बिना झिझक कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके हर एक कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूँ। और हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हों, अगर आपको अपनी भारतीयता पर थोड़ा और गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस शख्स के साथ शेयर कीजिए जो भारत के असली इतिहास को जानना चाहता है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे समुद्र की गहराइयों में, जहां भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका आज भी सो रही है। क्या नासा की सैटेलाइट्स ने वहां कुछ ऐसा देखा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? क्या द्वारका के अवशेषों में छुपा है कलयुग के अंत का राज? उस रहस्यमयी दुनिया की सैर करने के लिए और सच से रूबरू होने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।